हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड फिनिश। एक थंबनेल के लिए फोटो अरे यार, स्टार्टिंग में थंबनेल के लिए फोटो ले लिया आज तुमने। भाई बहुत सारी मेहनत और लगन का ये परिणाम है कि ये सब चीजें लेके जा रहे हैं। आज हम फाइनल साल आपसे सबमिट होगा आज, बस आज हो जाए बस होपफुली। So hello guys, what's up, good morning and welcome back to our new video. And today video is all about CRF फॉर्म। और फाइनली हमने सोच लिया है कि आज CRF फॉर्म के बारे में डिस्कशन तो कर ही लेंगे, क्योंकि लास्ट 1 वीक से हम बस बोले जा रहे हैं कि CRF फॉर्म बट वो हो नहीं पा रहा है। तो आज हमने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए बट हम उसके लिए टाइम निकाल लेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि CRF फॉर्म क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं और कैसे पेशेंट डेटा पुट कर सकते हो आप उसमें, उसके थ्रू कैसे आप PPT बना सकते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो राइट नाउ वी आर इन रिसर्च सेल और ये रहा नीलेश, से हाय। एंड अभी बस थोड़ा सा काम रह गया, बस 90% ऑलमोस्ट हमारा काम डन है और 10% रह गया जो आज हम करेंगे। एंड फिर उसके बाद 16 को एथिकल शायद आएगी एंड 17 को पेपर है, 18 को संडे है एंड वापस 19 को पेपर है। तो अगेन हेक्टिक शेड्यूल। सो वॉट एवर जो भी हो, बट स्टिल वी ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे चीज़ें करनी है, कि CRF वगैरह है तो हम बताएंगे उसके बारे में। सो स्टे ट्यून। तो हमारे व्लॉग के लिए ना हैक्टिक शेड्यूल ये हैशटैग बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो बोलते हैं कि भैया अगर आप अपने हैक्टिक शेड्यूल से फ्री हो जाओ तो मैसेज कर देना। तो वी आर वेरी सॉरी कि अभी 2-3 दिन से कुछ मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा काम, यही सब काम जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत सारा काम था। बट आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबके आंसर्स दे दूँ या फिर नीलेश आंसर्स दे दे। आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ता है तो इसके लिए सॉरी। एंड नीलेश, यू वांट टू से समथिंग? सो our motive is to entertain you as well as educate you by our videos। तो हम उसी के लिए रोज व्लॉग करते हैं और व्लॉगिंग करने में जो हमें मजा आ रहा है ना आजकल, मतलब यही एक ऐसा पार्ट है जिस टाइम में हम लोग थोड़ा हंसी मजाक है ना, अपना मतलब रोज की जो दिनचर्या है थोड़ा उससे रिलैक्स कर पाते हैं। सो इसलिए व्लॉगिंग जो है ना वो बहुत ही एक रिहैब की तरह है हमारे लिए, जिससे कि हम आप शक्ल देखो फिर इसकी शक्ल देखो, लग रहा है ना कि हम सताए हुए तो हम सताए हुए। सो इन सब भाग दौड़ के बीच में जो हमारे साथ जो अच्छी चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि हमारे सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट 1000 पहुंचने वाले हैं एंड वी आर सो हैप्पी। सो बहुत अच्छा लग रहा है एंड फटाफट 1000 हो ताकि हम केक वेक खाएं। थोड़ा बहुत टाइम से कुछ मीठा नहीं खाया है, थोड़ी पार्टी शार्टी हो। मैंने बोला ना इसी बारे थोड़ा हम भी, हमारा भी थोड़ा रिहैब हो जाएगा। तो हम जैसे जैसे काम में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम थकते भी जाते हैं। तो हम जैसे ही थोड़ा सा हम ड्रेन होने चालू होते हैं, हम सोचते हैं कि क्यों ना व्लॉग शुरू करते हैं, इससे हमें एनर्जी वापस से आ जाए। तो आज का जो हमारा वीडियो है इट्स ऑल अबाउट CRF फॉर्म। प्रज्ञा आगे बताएगी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट CRF फॉर्म। तो पहले बात कर लेते हैं कि CRF का फुल फॉर्म क्या है। तो CRF मीन्स केस रिपोर्ट फॉर्म। जो केस हमें हॉस्पिटल में मिलता है उसका हम कैसे एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं वो इसमें होता है पूरा। वो इस पे हम जो भी ये CRF फॉर्म है इसमें उस बड़े केस को हम कंसाइज करके लिखते हैं। ओके, तो पहले क्या है इसमें मैं बता रही हूँ और साइड में मैं फ़ोटो इमेज ला दूँगी जिससे कि आपको ईजी रहेगा कि क्या क्या है उसमें। तो पहला है कलेक्टेड बाय, जैसे कि अगर मैंने कलेक्ट किया तो कलेक्टेड बाय प्रज्ञा पांडे। क्लास मैं फार्मडी 5th ईयर हूँ तो फार्मडी 5th ईयर डालूँगी। रजिस्ट्रेशन नंबर ये मेंशन करते हैं, नॉट नेसेसरी कि मेंशन करना ही है। फिर प्रेजेंटेड ऑन मतलब कि जो केस है। ओके, उसके बाद आता है पेशेंट डेमोग्राफिक डिटेल्स। इसमें आता है पेशेंट नेम, एज, सेक्स, डेट ऑफ कलेक्शन, पेशेंट ID, IPOP फॉर्म मतलब इन पेशेंट है या आउट पेशेंट है, वार्ड नंबर एंड डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिटेल। हम पेशेंट से वर्बली भी पूछ सकते हैं और ये फाइल में भी लिखा हुआ होता है। तो
इट्स अप टू यू कि अगर आपको कम्युनिकेशन डेवलप करना है, पेशेंट से थोड़ा इंटरेक्ट करना है, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि व्हाट्स योर नेम, कहाँ से बिलोंग करते हो। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंप्लेन, कि पेशेंट को अभी हॉस्पिटल में है तो वो प्रेजेंट कंप्लेन क्या क्या है, तो वो बताएंगे कि हाँ हमें ये कफ है 3 दिन से, फिर फीवर है 4-5 दिन से, तो हम प्रेजेंट कंप्लेन लिखते हैं और बगल में ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद है हिस्ट्री लेते हैं, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कि अगर जैसे उनको डायबिटीज़ है तो पूछेंगे कि पहले कभी डायबिटीज़ हुआ कि नहीं हुआ, घर में किसी को नहीं, मतलब घर में किसी को है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें लेते हैं। हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री आपको पेशेंट से अच्छे से बात करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट की ये हैबिट होती है कि वो चीज़ों को छुपाते हैं। दैट्स वाई वी आर टेकिंग हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। उसके बाद हम लेते हैं, थर्ड है हमारा पास्ट हिस्ट्री, कि पेशेंट को इस प्रॉब्लम के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो इसके बारे में पूछते हैं। फ्रॉम द बर्थ टू अभी तक, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी है वो सारी बातें पूछते हैं। अगर कोई हाइपरटेंशन का है तो कब से हाइपरटेंशन हुआ, ये सारी चीज़ें पूरी फुल ऑन डिटेल। उसके बाद इम्यूनाइजेशन, अगर किसी चीज़ का वैक्सीन रिसेंट लगा हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आता है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जैसे जो डिजीज़ होते हैं ना, वो किसी किसी जोग्राफिकल एरिया में ही होते हैं, तो क्या पता उसकी वजह से वो हो, तो इसे डायग्नोस करने में बहुत इजी होता है, तो इसीलिए हम सोशल हिस्ट्री लेते हैं। और इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, लाइक मैं बता देती हूँ, रेसिडेंस, फिर डाइट जाना ज़रूरी है कि वेज है या नॉन वेज है। ऑक्यूपेशन, जैसे कि फार्मर्स वगैरह होते हैं, तो इनको अगर जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम है और वो बोलता है कि मैं फार्मर हूँ, तो वो डायरेक्ट हो जाता है कि हाँ वो सॉइल में काम कर रहा है, तो क्या पता ये सॉइल इन्फेक्शन हो, तो ऐसे पता करते हैं। मैरिटल स्टेटस, और फिर स्मोकर है कि नहीं है, अल्कोहलिक है या नहीं, येस और नो में आंसर करना होता है। जैसे कि अगर COPD का पेशेंट ले रहे हो, अस्थमा का पेशेंट ले रहे हो, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्मोकर है तो एक दिन में कितने पफ ले लेता है, क्या कितने पैकेट्स कर लेता है, जिससे कि आप कैलकुलेट कर सको कि लंबे टाइम का स्मोकर है तो एक साल में कितने पैकेट्स वो यूज़ कर लेता है। अल्कोहलिक है तो इससे भी पता लग जाता है कि अच्छा, अगर उसको सपोज़ फॉर एग्जांपल लीवर प्रॉब्लम है या फिर जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, तो ये इजी रहता है। ये जो स्टार्टिंग का रहता है ये बहुत लगता है कि क्या है ये सब, ऐसा बहुत इजी सा लगता है, बट काइंड ऑफ बेस जिससे कि आप आगे डायग्नोस कर सकते हो या फिर जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। उसके बाद है पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो OTC ड्रग्स ले लेते हैं, और हमारे यहाँ इंडिया में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है कि हाँ हमने OTC में इतने एंटीबायोटिक्स खाए। मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा कि अभी तक हमने बचपन से लेके अभी तक कितने एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर चुके हैं, कौन सा हमारे बॉडी पर रेजिस्टेंस है, कौन सा नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री। देन है सर्जिकल हिस्ट्री, अगर पेशेंट ने कोई सर्जरी करवाया हो वो हिस्ट्री लेना। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है फैमिली में तो क्या पता वो आगे भी कंटिन्यू हो, या फिर फॉर एग्जांपल ऑटोइम्यून कोई डिसीज़ हो, तो ये सब इम्पॉर्टेंट रहता है लेना। उसके बाद आता है प्रीवियस नोन हिस्ट्री इफ़ एनी, और एलर्जी, अगर कोई पहले का हिस्ट्री हो जिसमें कोई एलर्जी वगैरह हुआ हो तो वो भी आपको मेंशन करना होता है। तो ये सारी डिटेल आपको पेशेंट से पूछनी पड़ती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट पेज, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। सेकेंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, तो इस टाइम तक आप अगर ये लेना सीख गए फर्स्ट पेज, तो बाकी का तो सारा फाइल में रहता है, यू कैन ईजिली गो एंड कॉपी। उसके बाद सेकेंड आता है, सेकेंड पेज पे जो है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें पैरामीटर्स होते हैं और डेज़ होते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, और पैरामीटर्स जो होते हैं वो है BP हो गया, पल्स रेट हो गया, टेम्परेचर, फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड आउटपुट, अदर्स, ये सब, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, आप खुद से भी ले सकते हो अगर आप डेली जा रहे हो तो, अदरवाइज़ आपको ये फाइल में भी मिल जाएगा। उसके बाद सेंसोरियम में आता है 3 चीज़ें, कॉन्शियस, ड्राउजी और कोमाटोज। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या जैसे सपोज़ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में गए आप, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो उनके कॉन्शियस में रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए है। उसके बाद आता है पैलोर, येस और नो,
ठीक है, ये कलर है। जॉन्डिस अगर पेशेंट को है तो येस नो में टिक करना होता है। एडिमा है पेशेंट को तो आप येस नो में टिक कर सकते हैं। क्लबिंग, येस नो, ये सारी चीज़ें आपको देख के पता लगती है, पेशेंट को चेक करना पड़ता है। हेयर, स्किन, नेल्स टेक्सचर कैसा है। अगर पेशेंट को जॉन्डिस है तो उसके आइज़ येलो होंगे, उसके नेल्स येलो होंगे, तो इससे आपको पता लग। स्किन भी थोड़ी पेल हो जाती है, पेल येलो कलर हो जाती है, तो ये सब आप इसमें मेंशन करते हो। उसके बाद आता है प्रोविजनल डायग्नोसिस। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस वो होता है जो भी प्रेजेंट इलनेस है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस दिया, उसको बनाया कि हाँ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस, तो वो होता है प्रोविजनल डायग्नोसिस। देन आता है रूटीन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। अब सपोज़ किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो इसमें तो सारे ही पैरामीटर्स हैं एक्चुअली, बट हमें बताया गया, मतलब हमारे यहाँ जो हमारे टीचर्स ने बताया कि जो भी डिज़ीज़ है, सपोज़ हाइपरटेंशन है पेशेंट को, तो हम इसके जो पैरामीटर्स हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं, या फिर जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि अच्छा अगर पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है तो इसको ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। या फिर किसी की लिवर प्रॉब्लम है तो SGA2 SGPT पैरामीटर्स देखेंगे। किडनी प्रॉब्लम है तो सीरम यूरिया, रीनल फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब देखेंगे। ठीक है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम जैसे इसमें लिखा हुआ है एल्ब्यूमिन, शुगर, ठीक है, ये सब देखेंगे। एनीमिक है तो हम प्लेटलेट काउंट देखेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। तो ये सारा इसमें पैरामीटर्स दिया हुआ है। आपको पूरा मेंशन नहीं करना होता है, जो डिज़ीज़ है उसी का इन्वेस्टिगेशन मेंशन करना होता है। ओके, उसके बाद आता है अगर कोई हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ है पेशेंट का, तो उसका रिजल्ट क्या आया वो आप इसमें लिख सकते हैं। देन स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस लाइक एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, ये सब हुआ है तो इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं, ये सब करवाने के बाद वो आपको लिखना होता है। जैसे कि अगर गॉल ब्लैडर का पेशेंट है तो उसका हम USG करवाते हैं, तो उसमें कितने mm का है गॉल ब्लैडर, कितना थिक है, थिन है, ठीक है, ये मल्टीपल है या सिंगल है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होती है। ओके, मूविंग टू लास्ट पेज। इसमें आता है अब आपका, हमने पढ़ लिया पेशेंट का डेमोग्राफिक डिटेल, उसके बाद उसका पूरा हिस्ट्री ले लिया, देन हमने पैरामीटर्स ले लिए, देन हमने जो भी उसके इन्वेस्टिगेशन है लैबोरेटरी पैरामीटर्स वो ले लिया, उसके बाद हमने उसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो भी था एक्सरे, USG वो ले लिया। अब लास्ट आता है मेडिकेशन प्लान, ये सब कर लिया, डायग्नोसिस भी कर लिया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है थेरेपी प्लान एंड मेडिकेशन। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा क्या काम है, हमारा क्या काम है, तो दिस इज़ द मेन वर्क। ये सब होने के बाद आप क्या थेरेपी देते हो, क्या काउंसलिंग देते हो, और वो थेरेपी फेल हो गई तो नेक्स्ट क्या प्लान है, या फिर कैसे उसको इम्प्रूव करें पेशेंट की हेल्थ ऑफ, जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम चलो हो चुकी है अब उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो आता है ये पूरा लास्ट वाला मेडिकेशन प्लान। इसके अंदर आपको ड्रग लिखना होता है, ड्रग का डोज लिखना होता है, और लास्ट कितनी फ्रीक्वेंसी है, डोज है, कौन से रूट से दे रहे हैं, कितने दिनों तक कौन सी दवा चली, तो वहाँ पे टिक 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 करना होता है। देन लास्ट आता है डिस्चार्ज मेडिकेशन। अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो उसके बाद कौन कौन सी मेडिकेशन उसको आप दे रहे हो कि यू हैव टू कंटिन्यू दिस मेडिकेशन। तो हमने मेडिसिन का कर लिया। देन आता है डिस्चार्ज मेडिकेशन। यहाँ पे आपको पेशेंट को लिखना होता है कि ये डिस्चार्ज मेडिकेशन है, आपको लेना है, कैसे लेना है, उस रूट, ये सब आपको मेंशन करना होता है। एंड वन थिंग, कभी भी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो तो इंजेक्शंस कभी मेंशन नहीं होते, सिर्फ टैबलेट्स, कैप्सूल्स, क्रीम्स ये मेंशन होते हैं, इंजेक्शन आप बाहर से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज पे फॉलोअप। फॉलोअप में क्या क्या है, फॉलोअप में आपको लिखना होता है कि अब नेक्स्ट टाइम पेशेंट को कब मिलना है, किस डॉक्टर से मिलना है, और ये सब मेंशन करना होता है। तो फॉलोअप लास्ट रहता है। उसके बाद मैं क्या करती थी जब मैं सेकेंड थर्ड ईयर में थी, तो और आप एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या कर सकते हो, ये जो लास्ट पेज है यहाँ पे अगर पेशेंट सपोज सफरिंग फ्रॉम कोई स्पेसिफिक डिजीज़ जैसे कि GERD हो गया या फिर डायबिटीज़ हो गया, तो उसका क्या डाइट चार्ट है वो आप बता सकते हो कि आपको ये लेना है, ऐसे लेना है। पेशेंट काउंसलिंग बता सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। और एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट काम रहता है वो रहता है कि अब आपने ड्रग्स तो दे दिए, उसके बाद उन ड्रग्स में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, क्या पता सेम ब्रांड का सेम ड्रग गलती से दे दिया हो पेशेंट ने, या फिर
ऐसी ड्रग जो नहीं देनी चाहिए साथ में वो दे दिया, तो आपको ये इंटरेक्शन चेक करना होता है। उसके बाद आपको डोज का खास ध्यान रखना होता है कि डोज़ क्या है, उसका स्टैंडर्ड डोज क्या है, और अगर चाइल्ड है तो आप कितना डोज दोगे। फिर आता है रूट में किस दवाई को कौन से रूट से देना है, IV, IM, SC, ये सब आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये सब ध्यान रखना होता है। ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो क्या डॉक्टर ने लिख दिया प्रिस्क्रिप्शन, उसको कॉपी कर देना, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी टफ जॉब। आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, कौन सा मेडिकेशन क्या है, उसका जेनरिक नेम क्या है, कौन से उसमें कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहे हैं या फिर क्या केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, और वो किस लिए काम कर रहा है। तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही भर दिया या फिर बस हाँ केस लेना है तो भर दिया। आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि मेडिकेशन का यूज़ क्या है, पेशेंट जो डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उस डिजीज़ में वो मेडिकेशन यूज़ करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन जो बस दे दी जा रही है ऐसे ही पेशेंट के पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे, तो ये सब आपको देखना होता है, ये सब ध्यान में रखना होता है। क्या पता कोई मेडिकेशन 2 बारी देना होता है बट वो 3 बारी नर्स ने एडमिनिस्टर कर दिया, तो ये सब चीज़ें देखनी होती है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। सो ओवरऑल यही था CRF फॉर्म, जो आपको सेकेंड ईयर से मिलना स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में जो भी फार्मडी के हैं, और आपको ये फॉर्म फिल करना होता है और इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप कितनी बार कितने केसेस लिए आपने। CRF फॉर्म की हेल्प से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसका भी एक अलग फॉर्मेट होता है, सोप, कोर, प्राइम, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, बट सोप जो होता है वो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊँ कि हाउ टू मेक PPT बाय यूजिंग सोप फॉर्मेट, तो आपको उसके लिए फिर बहुत सारे कमेंट्स करने होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे मोर देन 20-30 तब जाके वो बनाना वर्थ होगा, तो प्लीज़ डू कमेंट। सो ऐसे कैमरामैन बनने की मेरी वैसे आदत तो है नहीं, बट कोई नहीं, चलता है। तो हमने CRF फाइनली जो था बहुत ज़्यादा अवेटेड CRF हमने ख़त्म कर दिया, फाइनली हो गया। हाँ, तो प्रज्ञा ने सब कुछ मस्त तरीके समझा दिया, मतलब जैसे आपको टीचर भी नहीं समझाएगा। सच बात है ये, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यू थैंक मी लेटर। मैंने वही समझाया जो ये था। हाँ, तो यू थैंक मी लेटर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो उसमें होता है लास्ट में पेशेंट काउंसलिंग, क्योंकि जो हमारा काम है वो है पेशेंट काउंसलिंग का, कि अगर मैं पेशेंट को 5 ड्रग्स दे रहा हूँ तो उसके बारे में सब पता हो, क्योंकि पेशेंट्स को मैंने ड्रग दिया, आपके घर में भी ऐसा होता होगा, आपके जो दादा दादी होंगे वो लोग ड्रग्स लेकर आए कई सारी, उनको पता नहीं है कि कौन सी ड्रग किस काम की है, फिर हम गूगल पे चेक कर रहे हैं, टेल मी सार्टर किस काम में आती है, हाइपरटेंशन। तो ये चीज़ नहीं हो, ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, इसलिए पेशेंट काउंसलिंग जो है वो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। जो डॉक्टर ने ड्रग लिख दी है, हमने प्रिस्क्राइब कर दी है, क्लिनिकल फार्मेसी समझाता है उसको कि सारी ये जो ड्रग्स हैं ये इस टाइम पे लेनी है, ये ड्रग खाली पेट लेनी है, ये इसको खाने के बाद लेना है, ठीक है। नहीं पता होता लोगों की ODBD क्या लिखा हुआ है। हाँ, और बहुत से लोगों को लगता है कि ये क्या बता रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कैसे दवाई को लेना है, और सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मेडिकेशन एडहेरेंस यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मेडिकेशन एडहेरेंस एज वेल एज मेडिकेशन एरर। यस, डॉक्टर ने लिख दिया उस टाइम, उसके बाद किसी को अपोज नहीं कर रहे, उस समय तो हमको थोड़ा वो लगता है कि अरे हम डॉक्टर से क्या पूछेंगे बार बार, बट ऐसा नहीं होता है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ये चीजें नहीं पूछ पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया में स्पेशली। तो पेशेंट काउंसलिंग में ये लिखा जाता है कि डाइट क्या ली जाएगी, ठीक है, डाइट के बाद मेडिकेशन, सबसे पहले होता है मेडिकेशन कैसे लेंगे, कैसे कैसे काम होगा सारा मेडिकेशन का। अगर उस मेडिकेशन से कोई साइड इफेक्ट आता है तो यू हैव टू रिटर्न इट, ये समझा दो उसको कि अगर आपको उसको खाने के बाद चक्कर से आते हैं तो इट्स नॉर्मल, क्योंकि पेशेंट क्या करेगा, नहीं खाएगा, उसको कि चक्कर आ रहे हैं, वो पैनिक करेगा, तो उसको पता होगा कि हाँ इसको खाने के बाद ऐसा होगा, तो इट्स नॉर्मल फॉर पेशेंट। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट और थर्ड इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वो यही होता है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने से क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप चाहते हो कि प्रज्ञा सो फॉर्मेट बताए, सो फॉर्मेट जितने भी फार्मडी स्टूडेंट्स होंगे वो सब जानते होंगे, या फिर जो अभी आए हैं उनको बताया जाएगा नेक्स्ट ईयर से कि सो फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि सो फॉर्मेट से ही सब कुछ होने वाला है। सो फॉर्मेट का जो मैं हल्का सा बताता हूँ, सो फॉर्मेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, SOS मतलब सब्जेक्टिव, O मतलब ऑब्जेक्टिव, A मतलब असेसमेंट और P मतलब
प्लानिंग, थेरेपी प्लान। हाँ थेरेपी प्लान, ठीक है। तो ऐसे करके हम सब समझाते हैं, उसमें एक एक चीज़ होती है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो वो अगर आप बोलोगे तो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जैसे हमको टाइम मिलेगा उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अभी हमें बहुत सारा काम है, ये सब चीज़ों को लेके जाके साइन करवाना है, कॉलेज में सबमिट करना है, तो हम ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने आज मेन काम जो था CRF फॉर्म वाला वो कर दिया। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सायोनारा। प्लीज सब्सक्राइब टू